मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और सास घर में अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे देती हूँ। तुम्हारे ससुर को पोलो मिलेगा। एक दिन बाहर सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास एक पुराने घर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी सास मैं अपने मामा के घर रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मामू ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दिया और मुझे अपने घर के विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटी शादी के लिए बैठी हुई थी। तो झटपट से मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को ये खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब अभिजीत का रिश्ता आया तो मम्मी ने मामा से कान भरे और जल्दी जल्दी ऐसी शादी कर दी मेरे जैसे कि घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसे की कमी का सामना करना पड़ गया, क्योंकि मेरी शादी से अच्छा खासा खर्च हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफी कर्जा ले लिया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आ जाए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगा। उसके कागजात पहले से ही बनाए हुए थे, इसलिए वो कमाने के लिए दुबई चले गए, जहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी थी। उन्हें अभी मेरी शादी को 2 महीने हुए थे कि मेरे पति देश से बाहर चला और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने पति के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। अभिजीत ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र करना, पैसे की परेशानी बहुत ज्यादा है। सिर्फ शादी ही नहीं, अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अभिजीत ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें खाने की खबर सुनकर मैं काफी दिनों से उदास थी कि मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं। मुझसे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल जिंदगी शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब बस इस घर में मैं और मेरी सास रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरी सास ने ज्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम है। इसलिए शादी को लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे थे। अपनी सास के साथ बैठने की और बात करने की तो मुझे न वक्त ही मिलता था, ना ही फिलहाल कोई जरूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती और चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरी पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी सास है, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वो आम सासों की तरह नहीं थे, काम ना करके पर मुझे कुछ ना करती कहती थी। खामोशी से खुद का काम किया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी। मेरे मैले कुचैले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगता था कि एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि उसके बाद मेरी सास किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्ते में मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी बनाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे को हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था जब तक मेरे पति यहाँ पर थे। उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात यह थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था, जबकि मैंने सोचा कि वो हो सकता है कि वो पहले से भी खाना देती नहीं हो। मैं तो अपने पति के मगन में थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है कि किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे ये इनकी
बात बहुत अच्छी लगी। उनके पति के गुजरे 2 साल हुए थे और वो अब उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे के नहीं है, तो ये अच्छी बात है। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी है और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी जिसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नजर नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनकी याद करती थी तो मैं अपने सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं, तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सास के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी वो तो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी सास की से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी और जो औरत बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने का भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर बाद तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी सास का दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती है तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? जल्दी सोने की आदी हूँ क्योंकि मुझे सवेरे अभिजीत को फोन का कॉल का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा कि करीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करते से थोड़ा सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। सास की यह बातें सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरी समस्या हल हो था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात को मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी से जाया करती थी। हमारी बात सुबह की होती थी और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि सास अकेले बोर होती हैं, इसलिए वो रोज पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती है। मुझे इनके जाने पर कोई इतराज नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और न मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगती थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबसे सास ऐसी रूप में दिमाग बना दिया था कि मुझे बहुत दूर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होंगी। जिंदगी ऐसी चल रही है कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली, इसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मैं जो इतने से दिन में दिल अपनी तारीफें कर रही थी, उसमें उनसे मुझे एक पल ही नफरत महसूस होने लगी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मायूस समझ रही थी कि वैसे वो पापा से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखा और जो कि हकीकत खौफनाक है वो उनके बिल्कुल विपरीत है थी और बहुत ही। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीकत जानकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो किसी को बताती। मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी, भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह कैसे कर सकती हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो इतनी बूढ़ी नहीं थी। मेरी सास ने कहा कि उनकी शादी जब हुई थी तो की उम्र 14 साल की थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता है। और अब मेरी सास 40 साल के ऊपर की होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिनकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि उन पर बुढ़ापा आ गया। लेकिन कुछ दिन में मैं ये भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने ही वो जल्द ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई। पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद वाकई में उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है या गर्मी तो है। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्टिंग उसके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर मेरा सर बुरे तरीके से चकराने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सास को
कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे भी खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत, और इनके पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती हैं। यकीनन खाना भी उसी को देती होंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होंगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफी होता था। पहले मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। क्योंकि बात ऐसी थी, मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूंगी आखिर मामला क्या है और सास रोजाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि सारे पक्के सबूत इकट्ठा करूंगी, उसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती, लेकिन बुढ़ापे में दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ। वो पल पल की मौत करीब हो रही थी। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान की सकती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी है। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर जाएंगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी, लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती हैं और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे जल्दी से नींद आ जाती है। उनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा कि वो आज के बाद से बाहर से ताला लगाकर ना जाए। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग जाए तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि वह मेरी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर आए तो मेरी अपनी पुरानी चादर होड़ाई, जो कि शादी से पहले ही मैं इस्तेमाल करती थी। मैं शादी के बाद इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। यह चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि सास मुझे पहचान न सके, वरना जो चादर मैं रोज इस्तेमाल करती थी उससे तो वो बखूबी पहचान सकती थी। मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी सोने में आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उन्हें को थोड़ा भी शक न हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चली जा रही थी, खाना हाथों में थामे हुए। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही वो दरवाजा बंद न कर दे, लेकिन जब मैंने पीछे से किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी। यानी वो घर इतना पुराना टूटा फूटा था कि उसके दारों दीवार में इस बात की गवाह थे। मैं दबे पांव इस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर मेरी सास की का हम उम्र एक शख्स मौजूद था, जो मेरी सास उससे बहुत खुशहाल माहौल की बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर से सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। ये सब हो क्या रहा था? यानी कि मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती हुआ गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिला रही थी बल्कि उसे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफी वक्त लगाती हैं, यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ। अब जब मैं पूछती हूँ तो कहती हैं कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती हैं, और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देने की दूर की बात उन कभी सास पर जरा भी शक नहीं किया था। और मैं उनको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार और उनके पूर्ण के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती हैं। लेकिन अब वक्त से बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, न ही किसी अनजान शख्स की बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी सास तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वही शख्स है जिसके साथ मेरी सास का चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती हैं। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि वो वहां जाकर उन दोनों को मुंह पर उन्हें भला बुरा कहूं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे, और मैं पीछे से अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर ना घुस जाए। मुझे यह फिक्र थी कि जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहां पर मेरे जेवरात भी पड़े हैं और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सास घर आएंगी तो मैं उनके सामने वो सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहां पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरे घर में तो बोल सकती थी। जैसे ही मेरी सास आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई।
और पूछी कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में आई और कहा कि जिस औरत के साथ इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखे, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती है और किससे मिलती है और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं क्या बोल रही, तो मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा, ये सब बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब वो देख कर आई हूँ कि आप किसका पाप फिर लिए फिर रही हैं। सास ने वो रिपोर्ट उठाई और अपनी पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि कुछ ऐसा नहीं है, रिपोर्ट गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा फिर कि अगर रिपोर्ट गलत है तो यकीन भी कर लेती, लेकिन शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने पति के पुण्य के काम के नाम पर लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन वो शख्स जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि आपके अपने मरे पति की इज्जत की मिट्टी मिलाकर रख दिया है? क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया की उसकी बुरी माँ जिससे अभी अभी बुढ़ापे की दहलीज कदम ही रखा है वो गर्भवती हो गई? अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर जमाना कुछ ना कहता, थोड़ी बहुत बात होती तो फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकार लायक बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं है, ये कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दुनिया मेरे पति से उससे जुड़ी सवाल करेंगे तो जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती है उनके सर में से झुक जाते, लेकिन यह पहली बार है कि एक जवान लड़की की मां ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो बदनामी के डर से कहीं अपनी जान ही ना ले ले। मैंने अपने दिल का सारा भड़ा सास के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स मेरा भाई है, उसे किसी ने गलत डकैती में फंसा गया है जिसकी वजह से वह पुलिस ने छुपकर इस घर में बैठा हुआ था और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में उसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम की बात की थी। मैंने सास झूठ पर झूठ बोलती रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोले, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई बहन बन जाता है। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर खिलाती, इस तरह की औरतें अपने आशिक के साथ करती हैं और वो आपका भाई नहीं, यह बात मुझे मालूम है। इतनी कम अकल में मैं नहीं हूँ मैं समझ ना सकूं कि दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता होता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि सास मेरे फोन की घंटी बजी और वह फोन को सुनकर तो मेरे पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर रह गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसका फोन है, क्या हो गया बेटा, मेरा बेटा तो ठीक है ना, बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो? फोन सुनने के बाद बताओ मुझे किसका फोन था? मैंने सास से कुछ नहीं कहा और मैं अपने कमरे में गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाजा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को यह बात क्या बताती कि फोन पर लैब से आया था जहां पर मैंने अपनी सास के से टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट गलती से हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी की रिपोर्ट आपके पास आ गई है। रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपके सास के नाम की है और वो गर्भवती है जो आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को जो फेफड़ों का कैंसर है। अब मैं आपकी सास को क्या बताती, मैं जो इतनी देर से किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो जिंदगी के वक्त भी कम बची थी। मैंने किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती। मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास को गले लगाकर फुट के रोने लगी और उनसे सारी हकीकत बता दी। उन दिन मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहता था। वो शख्स वाकई मेरी सास का भाई था जो पुलिस के छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया में हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा है। मुझे अब उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट से जरूर कोई गलती है, लेकिन बजाय उनके मैं ये सब कुछ करती। मैंने आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिए
काश मैं एक पल सोचने की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, मुझे बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। दोस्तों धन्यवाद।